नमस्कार, मैं बबीता काजल। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सामान्य हिंदी की पद्य भाग के बारे में। पद्य भाग सामान्य हिंदी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस और बीकॉम चारों संकायों के लिए जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की एक कविता के बारे में। आइए देखते हैं कि उनकी कविता, जिस कविता पर आज हम बात करने वाले हैं वह कौन सी है। वह इस प्रकार है। उसका नाम है भूलोक का गौरव और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की नवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहाँ विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, और राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में अपने राष्ट्र के गौरव की बात की है। इस कविता में भी वो भूलोक के गौरव की बात कर रहे हैं। भारत की जो मातृभूमि है, भारत की जो विविधता है, भारत की विविधता में एकता की बात है, भारत की संस्कृति में जो एक अनूठापन है उसको इंगित करते हैं। वो बार बार उनके मन में वो जो गौरव की भावना है, उस गौरव की भावना को उन्होंने अपनी कविता में भी व्यक्त किया है और उसी गौरव की भावना को वो देशवासियों में जागृत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। प्रश्न शैली के माध्यम से वो अपनी कविता का प्रारंभ करते हैं और प्रश्न के माध्यम से वो पूछते हैं कि धरती का जो गौरव है और प्रकृति जहाँ पर अपनी पुण्य लीला का संचार करती है वो कहाँ है, वह विशिष्ट भूमि कौन सी है और वह लीला स्थली कौन सी है। प्रकृति जहाँ अपने पुण्य का प्रसार करती है वो कहाँ है, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ जहाँ। एकमात्र भारत ही ऐसा गौरवपूर्ण देश है जहाँ पर सुंदर हिमालय पर्वतों की श्रृंखला अपना मनोहर दृश्य बिखेरती है, और गंगा जल जहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदी अपने पुण्य प्रताप से सबको लिप्त करती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। बड़े गौरव की भावना के साथ में कवि कहता है कि संपूर्ण देशों में, सभी दुनिया के देशों में ऐसा कौन सा देश है जिसका उत्कर्ष इतना ऊंचा है, जिसका गौरव इतना ऊंचा है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, और वह कौन सी भूमि है जो ऋषि भूमि कहलाती है। अर्थात केवल मात्र भारत ही है जो ऋषि भूमि कहलाता है, तपस्वियों की, मुनियों की भूमि कहलाता है। और प्रश्न के माध्यम से फिर वो उसका उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर खुद ही उसका उत्तर देते हैं कि वह कौन सी भूमि है, वह भारतवर्ष की भूमि है। आगे भी कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। वो भारतवर्ष को वृद्ध की संज्ञा देते हैं और अगली ही पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि भारतवर्ष जो है वो वृद्ध भारतवर्ष क्यों है, क्योंकि वो सबसे प्राचीन देश है। विश्व में भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति जो है वो सबसे प्राचीन है, इसीलिए वो संसार का सिरमौर है। पूरे विश्व में वो श्रेष्ठतम संस्कृति है, श्रेष्ठतम सभ्यता है। भगवान की नवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कि यहाँ पर भगवान जो है वो अनेक अनेक रूपों में पूजे जाते हैं, अनेक अनेक रूपों में भगवान ने भारत के गौरवपूर्ण क्षेत्र को अपना स्थल बनाया। यह प्रथम भंडार है, यही ही भंडार है, यहाँ पर भगवान के समस्त रूपों की पूजा होती है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और आर्य, सबसे पहले आर्य जो हैं वो जो प्राचीनतम मनुष्य माने जाते हैं
उनका संबंध भी भारतवर्ष से ही है। और इसलिए वो कहते हैं कि जब हम मनु की बात करते हैं, प्रलय के पश्चात जो है सबसे प्रथम मानव जो बचे थे वो मनु थे, तो वो कहते हैं विधाता ने नर की सृष्टि का सबसे पहले यहीं पर विस्तार किया है, यहीं पर प्रथम मानव जो है वो होने का गौरव भी भारतवर्ष को ही प्राप्त है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। वो कहते हैं और किस लिए भारतवर्ष दुनिया का सिरमौर है, और किस लिए भारतवर्ष जो है अन्य देशों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह पुण्य भूमि के रूप में जानी जाती है। भारत भूमि पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि इसके निवासी आर्य हैं, प्राचीनतम मानव, प्रथम मानव कहलाते हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। चाहे विद्या की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे कौशल की बात हो, आर्य दुनिया के प्रथम आचार्य हैं, विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में। अर्थात भारत भूमि में ही सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले विद्या प्रारंभ हुई, कला का विस्तार हुआ और कौशल का विकास हुआ। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कुछ न कुछ मलाल कवि के मन में अवश्य है। कवि के मन में क्या मलाल है? कवि कहते हैं कि उनकी संतान कौन? वर्तमान भारतवासी। वर्तमान भारतवासी यद्यपि अधोगति में, पतन की गति में है, उनका चाहे चारित्रिक पतन हो, चाहे सांस्कृतिक पतन हो, अपसंस्कृतिकरण जिसे कहा जाता है कि वो अपसंस्कृति के शिकार हो गए हैं, अधोगति में पड़े हुए हैं, और जो विदेशी सभ्यता है या पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने के लिए निकल पड़े हैं। तो वो कहते हैं लेकिन फिर भी पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं अड़े, कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने श्रेष्ठ मनुष्य थे, कितने प्राचीन मनुष्य थे, और कितने उनकी संस्कृति सबसे प्राचीन थी। ये उनके चिन्ह जो हैं वो आज भी दिखाते हैं। उनके पद चिन्ह, उनके निशानियाँ आज भी खड़ी हुई हमें इस बात की प्रामाणिकता देती हैं, इस बात की गवाही देती हैं कि विश्व में सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति कहलाने की योग्यता भारत में है, सबसे प्राचीनतम संस्कृति कहलाने की योग्यता भारत में है, और सबका सिरमौर कहलाने की, इसीलिए जो भारत है उसको विश्व गुरु की संज्ञा भी दी जाती है। तो कह सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाए, इसके बहुत तथ्यवार, बहुत क्रम से विवेचना करते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह रचना भूलोक का गौरव वास्तव में उनकी भारत भारती जो रचना है उसमें से ली गई है। और इस भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी ने विश्व संस्कृति में भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध किया है, और बड़े तर्क के साथ में उन्होंने वह तथ्य, वह कारण गिनाए हैं जिसके कारण भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति में श्रेष्ठतम माना जाता है। और वो नव युवकों को, नई पीढ़ी को प्रेरणा देना चाहते हैं, उनमें प्रेरणा का संचार करना चाहते हैं। कवि की भरपूर कोशिश है इस कविता के माध्यम से कि हम अपने सुनहरे इतिहास से प्रेरणा लें और अपने कर्म योग को जीवन में धारण कर स्वयं को मानवीय संस्कृति का सिरमौर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ऐसे थे। इसलिए हमें अपनी उस प्रतिष्ठा को, अपने उस ज्ञान को, उस गरिमा को पूरे विश्व में बनाए रखना होगा, और इसके लिए आज की पीढ़ी को अवश्य ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा संदेश इस कविता के माध्यम से गुप्त जी ने दिया है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।